किस्मत यूं ही नहीं बनती, लकीरों से लड़ना पड़ता है। किस्मत यूं ही नहीं बनती, लकीरों से लड़ना पड़ता है। हवाओं से लड़कर ही तूफानों में दिया जलता है। कहता मनीष न डर तू नादा, कहता मनीष न डर तू नादा, तू तो आसमां है, बाकी तो बस कतरा है, बाकी तो बस कतरा है। यकीनन किस्मत बनाने के लिए लगता है वो जज्बा, हर किसी में नहीं होता। संघर्ष से लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है, शिवानी सुरकर, जो कि एक ट्रांसजेंडर वकील है और एक अच्छी अधिवक्ता है, प्रसिद्ध अधिवक्ता है और वर्धा से बिलोंग करती है। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस विषय में, आपके विषय में जैसे पूरा वर्धा नगरी गा रहा है, पूरा शहर गा रहा है और आज पूरा विश्व भी आपका महिमा मंडन कर रहा है, क्योंकि आपके काम यकीनन कहीं ना कहीं हर किसी के दिल को छू लेने वाले हैं। मैम, किसी भी किताब को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका इंडेक्स देखा जाता है, तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आप कैसे परिवार से बिलोंग करती है और जो है शिक्षा कहाँ तक ली आपने। मेरा नाम एडवोकेट शिवानी संतोषराव सुरकार है। एक मेरा टिपिकल महाराष्ट्रियन फैमिली में, मराठी फैमिली में जन्म हुआ और मेरा जन्म नाम कुछ और था। ये शिवानी नाम जो है मेरे पापा ने दिया था मुझे। मेरे पापा जो थे एमएससीबी में, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लाइनमैन करके काम करते थे। मुझे एक बड़ा भाई है, उससे भी बड़ी एक बहन है और एक मेरी मम्मी है। और 2021 में मेरे पापा का देहांत हुआ और मैं वर्धा कोर्ट में प्रैक्टिस करती होगी। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के पहले काफी चोटें खानी पड़ती है। मैम, आप आज एक अच्छी अधिवक्ता है, एक चर्चा का विषय बन चुकी है। यहाँ तक पहुंचने के लिए किन किन जो है चोटों का सामना आपको करना पड़ा, क्या बोलना चाहेंगे, क्या चुनौती आई? सबसे पहले तो ये हमारी जो लड़ाई रहती है, हमारी लड़ाई सबसे पहले हमसे ही रहती कि सेल्फ एक्सेप्टेंस। बाद में जो रहते हैं, 3 समाज रहते हैं। पहला समाज हमारा फैमिली रहती है, मम्मी पापा भाई बहन वगैरह। हाँ। दूसरा समाज हमारे रिलेटिव आजू बाजू के लोग और तीसरा समाज आप लोग, ये सोसाइटी। तो पहला हमारा सेल्फ एक्सेप्टेंस और दूसरा तीसरा चौथा फैमिली और सोसाइटी एक्सेप्टेंस। ये मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है, ये बहुत सारी दिक्कतें जाती है। लाइकवाइज जैसे मेरा जन्म हुआ तो 5-7 साल की उम्र में मुझे वहाँ तक पता ही नहीं था कि जेंडर क्या है। मेरा बॉडी का जो जेंडर है मेरे आत्मा के जेंडर से मैच नहीं कर रहा था। मेरी बॉडी कुछ अलग थी, मेरा आत्मा का जेंडर कुछ अलग था। जैसे स्कूल में मुझे बहुत सारे बच्चे चिढ़ाते थे चक्का चक्का करके, तो बुरा लगता था। बट मुझे ही नहीं पता था कि दूसरी तीसरी क्लास में कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मैं कि इतनी अलग क्यों हूँ। क्योंकि मुझे लड़कियों के साथ रहना पसंद था, उनके जैसे कपड़े पहनना पसंद था। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए, 8वीं 9वीं कक्षा में जब हम किशोरावस्था में आते हैं तो सब लड़कों का अट्रैक्शन लड़कियों की तरफ, लड़कियों का लड़कों की तरफ। तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था, मुझे डिफरेंट फील हो रहा था। बाद में जब 10th वगैरह पास हुई तो मुझे पता चला कि मेरे जैसे और भी लोग रहते हैं, ट्रांसजेंडर लोग। तो पर डर थोड़ा लगता था कि कहीं तो भी सुना था कि ये लोग पकड़ के लेके चले जाते हैं। हाँ। तो हाँ, कंफर्टेबल नहीं थी, थोड़ी डिसकंफर्टेबल थी। बट मुझे ऐसा लग रहा और भी लोग हैं तो मुझे थोड़ा कंफर्ट फील हुआ कि नहीं, हम अकेले नहीं है इस दुनिया में, और भी लोग हैं। तो बाद में 10th पास हुआ मेरा। बाद में मैंने 12th में एडमिशन ली कॉमर्स में। 11th में सीए करने का सपना था, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो टाइम पे अच्छी पढ़ाई अच्छी थी मेरी, पढ़ाई में होशियार थी, तो मेरिट के मुझे होप्स थे। तो एक चुनिंदा मार्क्स से मेरा मेरिट बच गया। उसमें मुझे 12th में 80% मिले थे। 82 पे हाँ। मेरिट क्लोज हुआ था क्योंकि मुझे चिकन पॉक्स हुआ था। बट सभी सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शंस थे। बट सीए करने का सपना था तो पापा ने मुझे नागपुर भेज दिया बॉयज़ हॉस्टल में। बॉयज़ हॉस्टल में मेरी एंट्री हुई तो मेरे रहन सहन कुछ अलग थे, थोड़े लड़कियों टाइप हाव भाव थे। वहाँ पे रैगिंग चलती थी। रैगिंग चलती थी तो वो लोगों ने मुझे हराश करना चालू कर दिया क्योंकि मैं सबसे डिफरेंट चाइल्ड थी, हाँ। थोड़ी फेमिनाइन थी। रैगिंग यहाँ तक चली कि कोई भी आके मुझे मार देता था थप्पड़, बहुत बुरा लगता था, रोती थी मैं। उनकी मतलब दरिंदगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मेरे जो अंडर गारमेंट्स थे उस पे गंदा गंदा लिख के रखते थे, विचित्र चित्र बना कर रखते थे। ये सब चीज़ों से मैं तंग आ गई थी। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं वर्धा वापस आ गई। वर्धा वापस आने के बाद कुछ महीने गुमसुम रही, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी कि पापा का इतना पैसा खर्च हुआ, कोचिंग में पैसे भरे, हॉस्टल में पैसे दिए।
तो ये चीज़ बोलना नहीं चाहिए, पर मैं बोलूँगी तो मेरा सुसाइड अटेम्प्ट हो गया। मैंने बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स में जाके अलग-अलग टैबलेट्स ली, नींद की गोलियाँ बोलो, पैरासिटामॉल बोलो, ये वो सब इकट्ठा करके उसको कूटी और कूटने के बाद उसको पानी में पी ली। जब मैंने आँखें खोली 2-3 दिन बाद, तो मैं आईसीयू में थी, सेवाग्राम हॉस्पिटल में। तो 17 दिन तक आईसीयू में थी और उसके बाद जनरल वार्ड में मुझे शिफ्ट किया गया। तो मेरी बॉडी पूरी पॉइज़नियस हो गई थी, डैमेज हो गई थी। पूरे बॉडी में पॉइज़न हो गया था और उसके बाद जब मेरी आइदास में भी फ़र्क गिरा, मतलब एबीसीडी तक पढ़ना भूल गई थी। बाद में 2 साल मैंने कैसे तो भी मुझे कवर किया और फिर से बीकॉम को एडमिशन ली। उसके बाद में एमबीए किया इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग और खुद को सोसाइटी के सामने एक बार और प्रूव करने की कोशिश की कि इन लोगों की वजह से मैं आत्महत्या क्यों करूँ? क्योंकि मेरा भी फ्यूचर है ना। ये लोग मुझे चिढ़ाते हैं तो मैं आत्महत्या नहीं करना चाहिए था, वो मेरा गलत कदम था। तो मैंने फिर जॉब करने की कोशिश की, तो मुझे जस्ट डायल कंपनी में जॉब मिला। 27,000 सैलरी थी वो टाइम पे। तो वहाँ पे बाल काटना पड़ा था मुझे और जो नॉर्मली शर्ट और पैंट है लड़कों जैसे, वो कपड़े पहनना पड़ रहा था। तो मैंने किया, 6-7 महीने किया, बट लोगों के ताने हैं, गंदे कमेंट्स हैं आते थे, तो वो भी छोड़ दिया। बाद में श्रीराम में किया, बाद में महिंद्रा फाइनेंस में किया, ऐसे 3-4 जगहों पे मैंने जॉब किया। बट मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन थी डिफरेंट, तो मैंने सिर्फ वो जॉब छोड़ते गई। और बाद में मेरा बड़ा भाई जो था वो लॉयर था, तो मेरे पापा ने बोला था कि तेरा बड़ा भाई एडवोकेट है तो तू क्यों नहीं कर सकती? तो मैंने लॉ का एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के 2 साल बाद मुझे लगा कि वर्धा इज़ वेरी नैरो माइंडेड सिटी, तो कुछ वर्धा से बाहर निकल के हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने फिर दूसरा रास्ता चुना कि हम कैपिटल सिटीज़ में जाएँगे, बड़े सिटीज़ में जाएँगे। तो मैं मुंबई चली गई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने, तो वहाँ पे एक सीनियर एडवोकेट्स थे, तो उन्होंने मुझे प्रैक्टिस पे रख दिया और मंथली कुछ मेरी सैलरी थी उन्होंने डिसाइड की। मतलब 1 साल अच्छी प्रैक्टिस थी। सिर्फ 5 या 6 घंटा सोती थी, मुझे जाने में 2.5 घंटा लगता था ऑफिस तक और आने में भी 2.5 घंटा ट्रैवलिंग में। तो बाद में कोरोना आया, हमारा ऑफिस बंद हुआ, वहाँ से मैं रिटर्न आई। तो पापा भी मेरे मतलब बेड पर थे, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, तो उनको एडमिट किया। बाद में मुझे कोरोना हुआ, मेरी मम्मी को कोरोना हुआ, मेरे पापा को कोरोना हुआ और वहाँ से हमारी लाइफ ही चेंज हो गई। बाद में 3 महीना पापा ज़िंदा थे, उसके बाद में एक्सपायर हो गए। तो वो मेरा सबसे दुखद इवेंट था मेरी लाइफ का। और मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ थे क्योंकि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया था और वो चाहते थे कि मैं कुछ करके दिखाऊँ। पर आपने जैसे बोला कि स्ट्रगल मेरे को घर में ही था, मेरे फैमिली से, मतलब मेरा भाई जो था मुझे एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था। बचपन से ही वो मेरे बड़े बाल काटता था, मुझे मारता था, बहुत सारी तकलीफ़ें देता था। क्यों? क्योंकि उसको उसके फ्रेंड्स लोग चिढ़ाते थे कि तेरा भाई छक्का है, तो उसको चीज़ की तकलीफ़ होती थी, तो मुझे वो गुस्सा निकालता था। ये मेरा स्ट्रगल था थोड़ा लाइफ़ का। बाद में मैंने को उधर से आने के बाद 2020 में मेरा एलएलबी कंप्लीट किया। बाद में जब गूगल पे सर्च किया तो मैं विदर्भ की फर्स्ट ट्रांसजेंडर एडवोकेट थी। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कोर्ट की। कोर्ट में मैं फर्स्ट टाइम जब स्टेप अप की, वहाँ पे मतलब कुछ वकील लोग, ऐसा बोलना नहीं चाहूँगी बट मुझे ये एक्सपीरियंसेस शेयर करना है इसलिए बोल रही हूँ कि उन्होंने मुझे बैठने तक के लिए मनाही की थी वहाँ पे। एक भेदभाव के तौर पर, हाँ, जैसे कि भेदभाव के तौर पर वहाँ पे हुआ था, बट कुछ वकील लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे समझ लिया। मेरे खान सर है, मेरे बेग मैडम है, उन्होंने मुझे काफ़ी साथ दिया। और एज़ अ ट्रांसजेंडर करके अगर मैं वहाँ पे एडवोकेट मतलब मेरी प्रैक्टिस करती तो मेरे पास मेरे सामने चैलेंजेस बहुत थे। मन में था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मुझे देखकर लोग डरेंगे तो नहीं। मन में था कि मेरी वकीली चलेंगी या नहीं चलेंगी। मन में था कि 2 पैसे कमा पाऊँगी या नहीं कमा पाऊँगी या फिर वापस मुंबई जाना पड़ेगा। तो वैसा कुछ नहीं हुआ, पूरा रिवर्स सिचुएशन हुआ। बहुत सारे लोग मेरे पास आते गए उनके प्रॉब्लम्स लेकर और बहुत सारे लोगों ने मेरे पे विश्वास किया। मेरे पक्षकारों ने मेरे पे विश्वास किया और मैं रिज़ल्ट देती गई। और अभी तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है, 2 जूनियर्स है, मेरी 1 अटॉर्नी है और अच्छा खासा ऑफ़िस है मेरा, अच्छा खासा कमा रही हूँ, अच्छा खासा होल्ड है। तो सब पक्षकारों की वजह से जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया, आज उनकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ।
दर्शकों, ये मात्र कहानी नहीं है, वो ये चीज है जो कि चोट खाते हुए मंजिल पाने वाली होती है। क्योंकि बिना चोट खाए जो मंजिल पाता है, यकीनन उसे उस मंजिल का फिक्र नहीं होती, उस मंजिल की वैल्यू नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार से शिवानी जी के नाम में ही शिवानी है, माँ भगवती का नाम उनसे जुड़ा हुआ है, और जिस प्रकार से संघर्ष की बात उन्होंने की है, मैम एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपने आपके संघर्ष की कहानी बताई, कई ट्रांसजेंडर्स के संघर्ष की कहानी है, लेकिन परिस्थिति आज ऐसी है कि उन्हें विपरीत परिस्थितियों में जीना पड़ रहा है। Yes. क्या बोलना चाहेंगे उस संघर्ष के विषय में आप, जिस प्रकार से आप एक एडवोकेट बनी, लेकिन कई ट्रांसजेंडर्स है उनका जीवन मात्र ट्रेन में सफर कर रहा है? देखिए, ये बहुत उम्दा सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि एक सबसे पहला सवाल आता है कि सोशल एक्सेप्टेंस, कि सोसाइटी एक्सेप्ट करेंगी या नहीं। आपको अगर मैं बोलूँ कि आपके घर में मुझे झाड़ू पोछा लगाने का तो भी काम दो, आप मुझे मुंह पे हाँ बोल दोगे, बट नहीं रखोगे, क्योंकि लोग आपको बोलेंगे कि इन्होंने काम पे घर में छक्का रखा है। तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। हम जॉब करना चाहते हैं हमारे लोग, बट हमें लिंक नहीं मिलती, हमें लोगों का प्यार नहीं मिलता, लोग हमको लाइन से अलग समझते हैं, कुछ तो भी डिफरेंट है। मुंह पे कुछ अच्छा बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और। तो हम लोगों से, सोसाइटी से प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज आपके जैसे इमोशंस हमें है, आपका भी खून लाल है, हमारा भी खून लाल है। तो हम कहीं तो भी एक्सेप्टेशन से रहती कि सोसाइटी ने हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मैम जिस प्रकार से आप आपकी प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन आपकी जीवन की जर्नी यदि देखी जाए तो आप मात्र ट्रांसजेंडर्स के लिए नहीं, तो LGBTQ+ के लिए भी लड़ रही है, जो इंसान को इंसान से प्रेम करने की सीख देता है। लेकिन आज भी भारतीय समाज उसको एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं डर रहा है, या बोला जाए इसे अप्राकृतिक बोल रहा है। क्या बोलना चाहेंगे आप ऐसे समाज को, और इसको किस प्रकार से डिफाइन करना चाहिए? ये अप्राकृतिक जो शब्द है वो डिक्शनरी में आता ही नहीं, ये गलत शब्द है। अप्राकृतिक कुछ नहीं, सभी कुछ प्राकृतिक है, यानी नेचुरल है। LGBT, IAQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्शन, असेक्सुअल, ये हमारा पार्ट है, हमारा हिस्सा है। ऐसे सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग हैं जिनका इंटरेस्ट रहता है कुछ कुछ चीज़ों में, तो वो नेचुरल है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसमें माँ बाप की गलती है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्राइसिस किए है कि ये फॉरेन से आया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना इसमें माँ बाप की गलती है, ना ये फॉरेन से आया है। मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो ना ही मेरे माँ बाप फॉरेन गए थे और ना ही ये फॉरेन से आया है, ये नेचुरल है। तो लोगों ने सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये नेचुरल चीज़ें हैं। बहुत सारे माँ बाप क्या करते हैं, लड़का अगर गे है या फिर लड़की लेस्बियन है तो उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको डिस्क्रिमिनेट करते, उनको घर से बाहर निकाल दिए जाते। बट दूसरी तरफ आप देखो तो बच्चा अगर अपंग पैदा है तो माँ बाप उसको रखते हैं, अपंग का सर्टिफिकेट निकालते हैं, उसको अच्छी शिक्षा देते हैं। मतिमंद है तो उसकी परवरिश करते हैं, मतिमंद के स्कूल में डालते हैं। बट अगर घर में किन्नर पैदा है तो आप किन्नरों के हवाले करते हो। ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा है, किताब में कहीं नहीं लिखा है। अगर घर में तुम्हारे ट्रांसजेंडर पैदा है तो आप परवरिश कर सकते हो, उसको पढ़ा सकते हो। तो यही मेरा बोलना है कि यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है माँ बाप की, जो घर से बाहर निकाल देते हैं हम लोग। यकीनन जिस प्रकार से आपने ग्रंथों की बात की, पुराणों की बात की, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऐसे कई प्रकार के जो है देवों के कोटियां बताई गई है, देवों के स्वरूप बताए गए हैं। लेकिन जब बात भारतीय समाज की आती है, और जिस प्रकार से आपको बताना चाहूंगा, आज दिन है नाग पंचमी का, हम पत्थर के नाग की पूजा करते हैं, लेकिन जब वो असल में आता है तो हम उसे मार देते हैं। ये समाज की सच्चाई है। इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार से LGBTQ समाज आज संघर्ष कर रहा है, क्या लगता है भारत का भविष्य क्या होगा दोनों साइड से? इफ स्वीकृति मिली तो क्या होगा, और स्वीकृति नहीं मिली तो क्या होगा, और क्या होना चाहिए? वैसे मैं कुछ ये विषय पे ज़्यादा डीपली नहीं बोलना चाहूँगा, बट इतना कहना चाहूँगी कि जैसे LGBT, IAQ, ये समलैंगिकता का विषय है, तो करीबन 25 कंट्रियों में समलैंगिक मैरिजेस जो है वो लीगल हो चुके हैं। हमारे भारत में नहीं हुए, और होना चाहिए। प्यार करने के लिए जेंडर की आवश्यकता नहीं, फॅमिली के लिए जेंडर की आवश्यकता नहीं। प्यार प्यार होता है, तुमचा आमचा सेम असतं, प्रेम म्हणजे प्रेम असतं। यही मेरा संदेश रहेगा। और आने वाले दौर में जो LGBT, IAQ कम्युनिटी है, उनको एक्सेप्टेंस मिलना ज़रूरी है। वो मिलने को काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि
इंडिया में काफ़ी सारे इंडिया पहले से ट्रेडिशनल कंट्री है, हाँ। बहुत सारे कल्चरल व्यूज़ है लोगों के, कई तो बार इसे इसमें हाँ, भूत बाधा से भी जोड़ा हाँ, जाता है। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो है नेचुरल चीज़ें हैं और एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। एक एडवोकेट होने के नाते आप एक ट्रांसजेंडर एडवोकेट है, ये बात छोड़ दी जाए हाँ, तो आप एक समाज के प्रवाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यस। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी, आपकी जो उम्र रहती है 12th के बाद पूरे ग्रेजुएशन वगैरह रहता है, वो टर्निंग पॉइंट रहता है। 18 साल के बाद किसी को भी लव हो सकता है, कोई लव के चक्कर में जाता है, कोई नशे के चक्कर में जाता है, कोई कुछ तो कोई कुछ, कोई बदमाशी में लग जाता है। मेरा बोलना ये है कि सबसे पहले आप आपका करियर देखिए, करियर इज़ इम्पोर्टेंट। करियर आपका सेट होने के बाद आप चाहे जो लड़की से शादी कर सकते हैं या फिर चाहे जो लड़के से शादी कर सकते हैं। तो मेरा बोलना ये है कि करियर इज़ इम्पोर्टेंट, यू वांट टू फोकस ऑन योर करियर फर्स्ट, उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैंने देखा है कि कुछ चौक में बोलो, कुछ जगहों पे बहुत सारे ग्रुप्स रहते लड़कों के, काफ़ी सारे गंदे कमेंट्स पास करते हमारे लोगों पे कि ट्रांसजेंडर छक्का जा रहा, छक्का जा रहा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपके घर में अगर छक्का पैदा हुआ तो आप क्या कहोगे? युवाओं को मैं यही बोलूँगी कि हमारा रिस्पेक्ट करना सीखो, हमको सिर्फ़ 2 शब्द प्यार के होना, बाकी कुछ भी नहीं होना। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पढ़ाई पे ध्यान दो, करियर सेट करो, बाकी सब चीज़ें तो होती रहेंगी। यकीनन आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। दर्शकों, शिवानी जी सिर्फ करियर से ही समाज को करियर से ही उन्होंने जवाब नहीं दिया है, तो परिस्थितियों के विपरीत जाकर भी उनको उनका प्यार मिला है। अभी आते हैं मुख्य प्रश्न की ओर। जिस प्रकार से आपने नितिन जी से प्रेम करते हुए शादी की है, अक्सर देखा जाता है कि ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स का करियर सेट हो जाता है लेकिन फैमिली सेट नहीं हो पाती है। तो किस प्रकार से किया आपने ये जो है चमत्कार ही बोल सकते हैं, समाज के विपरीत जाकर किस प्रकार से, क्या चुनौती आई और कैसे मुलाकात आपकी हुई? एक्चुअली ऐसा हुआ ना, मेरा सब करियर सेट हुआ था, अच्छी अकेली चल रही थी सब, बट पर्सनल लाइफ में वाज डिस्टर्ब क्योंकि अकेली थी। और आपने सुना ही होगा कि जब लड़का या लड़की 25 साल 30 साल की उम्र में आते हैं, उनकी शादी की जाती है, क्यों? उनका मेंटल बैलेंस अच्छे से रह करके। तो इसी तरह 4 साल पहले मेरी नितिन से मुलाकात हुई, मेरे हस्बैंड, और मुलाकात हुई कोर्ट के थ्रू माध्यम से, और बाद में मुलाकात होने के बाद कुछ दिन हमारी दोस्ती रही। दोस्ती प्यार में धीरे धीरे बदल गई, एक दूसरे को चाहने लगे। मेरी चॉइस ठीक थी क्योंकि वो डाइवोर्सी पर्सन थे, ऑलरेडी उनका डिवोर्स हो गया था, और डिवोर्स होने के बाद हमारा प्यार बढ़ते गया। और उनका भी ऐसा सोचना था कि ट्रांसजेंडर लोग प्यार में कभी धोखा देते नहीं। तो हमारा अच्छा रिलेशनशिप चला, बाद में शादी की बात हुई। तो शादी की बात दोनों की हो गई कि शादी करना है, बट ये था कि दोनों की फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस थे, हाँ। कैसा करना। तो मैंने ही बोला उनको कि 1-2 साल निकलने देते, एक दूसरे को टाइम देते और समझ लेते, बाद में शादी कर देते। तो बीच में बहुत सारे लोगों ने हमारा रिलेशनशिप तोड़ने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने भड़काया। वो दौरान हम अलग भी हो गए थे, 2-3 महीना हम बात भी नहीं किए, हमारे बीच में थोड़े झगड़े भी हो गए। बट सच्चा प्यार रहता है, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, वापस आ गए। और अभी 1 महीना पहले हमारी शादी हो गई और आई एम वेरी हैप्पी नाउ। और रही बात बच्चों की, बहुत सारे सोशल मीडिया पे जब फोटोज वायरल हो गई, बहुत सारे पत्रकारों के वगैरह फ़ोन आए मुझे, बहुत सारे लोगों ने पूछा शादी तो ठीक है कि बच्चों का क्या करोगे? तो एज अ ट्रांसजेंडर सही में हमको बच्चे नहीं हो सकते और प्यार के साथ ज़िंदगी बिताना है। तो रही बात बच्चों की, तो हम एडॉप्ट कर सकते हैं या तो फिर जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनके लिए काम कर सकते हैं। और उनको भी सोशल वर्क का बहुत ज़्यादा पैशन है, मुझे भी है। तो देखते हैं अभी इन फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ मौका रहा तो अनाथ बच्चों के लिए हम काम ज़रूर करेंगे। यकीनन दर्शकों, ऐसी कई जगह है और ऐसे कई बच्चे हैं जो कि आज अपने अभिभावकों के लिए तरस रहे हैं, जिनको घर भी नसीब नहीं है। ऐसे लोगों को एडॉप्ट करने का एक महत्वपूर्ण संदेश शिवानी जी ने दिया है। जिस प्रकार से आपने चैलेंजेस से नाम लिया है, चैलेंजेस स्पेलिंग में तो काफी कम शब्द है, लेकिन जब प्रैक्टिस में आता है तो काफी सहना पड़ता है। क्या सहना पड़ा आपको? और एक घटना बताइए इस पूरे घटनाक्रम में से कि
तब आपको लगा कि शायद ट्रांसजेंडर होना और ट्रांसजेंडर होकर भी प्यार करना कहीं ना कहीं काफी चुनौतीपूर्ण है? देखो ना, क्या होता है ना, हम ट्रांसजेंडर लोग, हमको बचपन से प्यार मिलता नहीं, तो कईयों लोग, हम एक ही फिराक में रहते कि ऐसा कोई तो भी आदमी मिल जाए जो हमें समझ सके, हमें प्यार कर सके। हर एक ट्रांसजेंडर की मनोकामना रहती है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई ना कोई मिल जाए, तो मेरा प्यार तो मुझे मिल गया था। हाँ। बट हमारे बीच में डिस्प्यूट्स हो गए, और काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हो गए, और ऐसी कुछ घटनाएं घटी कि हमको अलग होना पड़ा। तो जब मैं अलग हुई उनसे, तो और मेरे माइंड में बहुत सारे विचार चालू थे कि सुसाइड कर लेना चाहिए। तो डबल एक बार वो टाइम था, वो टाइम अगर हो जाता था तो मेरा आज नहीं रहती थी मैं दुनिया में। वो टाइम पे मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, सुसाइडल हो गया था, पर मैंने खुद को कंट्रोल किया, खुद को बचा लिया। यकीनन जिस प्रकार से आप निरंतर आपकी कहानी बताते जा रही है, ये मात्र कहानी नहीं तो एक अलग ही घटनाक्रम है जो कि यकीनन प्रकृति से अभिन्न होकर भी भिन्न है। और जिस प्रकार से आपने बोला, आपका अगला कदम क्या रहेगा समाज के लिए और स्वयं के लिए? सबसे पहले मेरा अगला कदम यही रहेगा कि सबसे पहले तो मेरे ट्रांस पीपल जो है उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि हम टोल नाके पे भी मतलब तालियां बजा के 10-10 रुपए मांगते हैं, ट्रेनों में मांगते हैं, बधाइयों में जाकर मांगते हैं। ठीक है, आप पढ़े लिखे में पैसा कमा सकते, बट ऐसे और भी जरिए है, कहीं जॉब कर सकते, कहीं बिजनेस कर सकते, कुछ ना कुछ कर सकते, जैसे कि मैंने किया। तो ट्रांस लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें छोड़कर आप कहीं तो भी अच्छा जॉब देख लो, या फिर बिजनेस करो, या फिर कुछ अलग करने की कोशिश करो। यकीनन ये जो फीलिंग होती है सबसे बड़ी और हैपनिंग फीलिंग होती है जब हम बोलते हैं कि जैसा मैंने किया आप भी करो। और एक बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत सारे लोग ट्रांसजेंडर लोगों का पैसा देखकर उनसे प्यार करते हैं और पैसा लेकर भाग जाते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ आपने सुनी होंगी इंस्टाग्राम ट्रांसजेंडर लोगों के ऊपर क्या बीतती है। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया है। तो युवाओं को खासकर मैं कहना चाहूँगी कि अगर एक आधा पर्सन है और वो डाइवोर्सी है, जिसको बीवी बच्चों का टेंशन नहीं, फैमिली का टेंशन नहीं, आपको तो लड़की ने धोखा दे दिया, बट आप एक ट्रांसजेंडर से जरूर प्यार कर सकते हो। शादी नहीं, कम से कम रिलेशनशिप में तो भी रह सकते। तो यही युवाओं को मेरा कहना है कि ट्रांसजेंडर लोगों के साथ आप चीटिंग मत करो। वो आप पे विश्वास करते हैं, आपके एक कदम की वजह से उनका सुसाइड अटेम्प्ट भी हो सकता है। तो प्लीज, हमें प्यार की जरूरत है और हमें बस प्यार के 2 शब्द चाहिए और प्यार चाहिए। इस पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका आखिरी सवाल। समाज को मेरा यही संदेश रहेगा कि हमें एक्सेप्टेंस की जरूरत है, तो हमें एक्सेप्ट किया जाए और हमें डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ऐसा नहीं। आपके मन में जो है सामने बोलना चाहिए। और हम भी ना आपका एक हिस्सा है कि भगवान ने आपके जैसे नाक कान दिए हैं, आपके जैसा लाल खून है, हमारा इमोशंस भी आपके जैसे, तो हमें भी एक्सेप्ट किया जाए। थैंक यू। यकीनन जिस प्रकार से हमने शिवानी जी से बात की है, किसी के संघर्ष की कहानी किसी कलम की मोहताज नहीं होती, ना ही उसे अपने मुखारबिंदों से बोला जाता है। जिस प्रकार से शिवानी जी ने इस समाज को एक नया संदेश दिया है, उपेक्षित होते हुए भी समाज की अपेक्षा बनना सबसे बड़ी लड़ाई होती है। जिस प्रकार से हमने शिवानी जी से बात की, उनका संघर्ष काफी बड़ा रहा, उनका संघर्ष काफी कड़ा रहा, लेकिन आज वो उसी सितारों की तरह चमक रही है जिस प्रकार से ध्रुव तारा अपनी एक अलग चमक पूरे आसमान में बनाए रखे है। यकीनन हम महाराष्ट्र T24 एवं राष्ट्रवान की ओर से उनके आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं देते। मैं था मनीष डेमरे और हमारे साथ थी शिवानी सुरकार। धन्यवाद।